तो हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो इस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरे से बात करना चाहते हो इंस्टा आई डी फॉलो करके वहाँ से बात कर सकते हैं। ये वी है। तो सबसे पहले ये क्लास 8 का क्या कौन सा पार्ट है? ये अध्याय 7 है, दहन और ज्वाला। इसको बोला जाता है केम्बस्टन एंड फ्लेम। इसको जो दहन और ज्वाला का जो सबसे मेन पॉइंट, पहला पॉइंट जो है क्या है दहन के बारे में। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन जो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिसे पदार्थ वायु की उपस्थिति में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश देती है, उसे दहन कहते हैं। जैसे कि मतलब दहन होता है उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में ऊष्मा देता है और क्या देता है, प्रकाश देते हैं। उस दहन के पश्चात दहन जलते समय उसे दहन कहते हैं। तो उसके बाद हम लेते हैं दहनशील पदार्थ। क्या क्या सब है दहनशील पदार्थ? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दहनशील पदार्थ वह पदार्थ है जिसका दहन संभव है, मतलब जो मतलब दहन में संभव है एवं दहन की स्वरूप है, इसमें हमें ऊष्मा एवं प्रकाश निकलती है, दहनशील पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए मतलब जो वैसे पदार्थ जो मतलब दहन जलने में संभव है, वैसे पदार्थ के स्वरूप उसमें क्या ऊष्मा और प्रकाश देती है, निकलती है, दहनशील पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं जो लकड़ी होता है उसको भी जलाएंगे तो ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा। केरोसिन तेल में भी ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसके बाद कोयले कागज, इस प्रकार से ये सब क्या है दहनशील पदार्थ है, देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पे दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ। जो अदहनशील पदार्थ तो वे पदार्थ जिसका दहन संभव ना हो, जो मतलब जलने के लिए संभव ना हो, ऐसे पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं पत्थर, मिट्टी, रेत और कण और बालू, इसको बोला जाता है पत्थर, मिट्टी को, रेत को, कण को और बालू को अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते थे दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या है। ऑक्सीजन हो सकता है दहन के लिए, मतलब जलने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगा, ज्वलन ताप होना चाहिए उसमें, और दहनशील पदार्थ में जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसका वजह आवश्यक परिस्थितियाँ 3 देख सकते हैं, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप और दहनशील पदार्थ। यहाँ से देख सकते हैं ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम तापमान जो 3 देखे ना, उसका परिस्थिति आवश्यक दहन के आवश्यक परिस्थितियों से उसके तीनों को यहाँ पर मतलब ये किया गया है। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है जलने पर प्रारंभ कर देता है, क्या होता है जलने पर प्रारंभ कर देता है, ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप पर क्या होता है ज्वलने में शुरू हो जाता है, उसको क्या बोला ना प्रारंभ कर देता है, उसे हम ज्वलन ताप कहलाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं दहन के 3 प्रकार होते हैं। क्या दहन के 3 प्रकार? तीव्र दहन, स्वाता दहन और विस्फोटक दहन। क्या तीव्र मतलब वो जल्दी जलता है, स्वाता मतलब अपने आप, और विस्फोट से जलता है। तो तीव्र दहन के बारे में इसको तीनों को देखेंगे। तीव्र दहन क्या, जब पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या होता है जब पदार्थ तेजी से क्या होता है जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार के दहन के तीव्र दहन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। उदाहरण जैसे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी आदि दहन तीव्र दहन के उदाहरण है। तो हम लोग देख सकते तीव्र दहन उसको बोला जाता है जो मतलब जलने के पश्चात क्या प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो तीव्र दहन कहता है। तो उसका जो तीव्र दहन का उदाहरण है पेट्रोल देख सकते हैं, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस जो हम लोग घरेलू में यूज करते हैं, सीएनजी पेट्रोल गाड़ियों में, सीएनजी भी गाड़ी में आदि के दहन तीव्र दहन का उदाहरण हो। उसके बाद स्वतः दहन जो अपने आप जो ये होता है उसको स्वतः दहन, जब कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण क्या लपटे के साथ क्या जलने लगता है, इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन का, तो मतलब जो अपने आप किसी बिना प्रत्यक्ष के अपने आप जलता है, तो उस प्रकार के दहन को हम स्वतः दहन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते कोयले के खान में कोयले क्या होता है झुलकने से गर्मी के कारण क्या होता है वह अपने आग लग जाती है जो क्या होता है वो अपने आप जलता है, उसका एक उदाहरण। उसके हम लोग दूसरा नंबर जंगल में क्या होता है गर्मी के दिनों में बिजली गिरते थे तो क्या स्वतः आग लग जाती है। गर्मी के दिनों में जंगल में जब ये होता आग गिरता है तो अपने आप उसमें भी आग लग जाती है, उस प्रकार से स्वतः दहन कह सकते हैं। उसके बाद देख सकते विस्फोट दहन क्या है, जब कोई पदार्थ जो होता है क्या जल कर अधिक रोशनी तथा क्या आवाज उत्पन्न करती है तो उसे क्या विस्फोट कहते हैं। उदाहरण से पटाखे और क्या है ये पटाखे का फटना जो होता है, जब विस्फोट उसको बोला जाता है जब कोई मतलब पदार्थ जल कर क्या अत्यधिक रोशनी देता है तथा आवाज उत्पन्न करती है, तो इसके
करती है तो इसे क्या विस्फोटक कहते हैं। उदाहरण पटाखे का फटना। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आग से बचाने के लिए उपाय जो है, ज्वलंत ताप को घटाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। जो आग को बचाने के लिए ज्वलन ताप को हम क्या करेंगे, घटाकर उसको आग में काबू पाया जा सकते हैं। पहला पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वायु की उपस्थिति को घटाकर, अगर उसमें किसी पदार्थ जल रहा तो उसमें वायु को अगर रख देंगे हवा को उसमें जाने के लिए तो काबू मतलब वो बुझ जाएगा। तो काबू मतलब आग की उपस्थिति को घटाकर हम काबू पाया जा सकता है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या है, दहनशील पदार्थ जैसे केरोसिन जो तेल होता है आग के सामने क्या हटाकर हम उसको क्या आग पर काबू पा सकते हैं। अगर उसके दहनशील पदार्थ में केरोसिन उसमें डाला जा रहा है कि आग किसी प्रकार से मतलब उसमें केरोसिन मतलब गिर रहा तो उस केरोसिन को हम हटाकर आग को काबू पाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते ज्वाला वाला ताप जो कैंडल वाला उसको देख सकते हैं। ये वाला बोला जाता है माध्य क्षेत्र, इसको पीला भाग। वायु क्षेत्र से ये वाला बोला जाता है, ये नीला भाग होता है। और जब बीच वाला उसको काला क्षेत्र अदीप क्षेत्र बोला जाता है। तो मोमबत्ती का जो फिगर देख सकते हैं यहाँ से तुम लोग इसको अच्छा से कॉपी में बना लिया। अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ कमेंट करेंगे जो पाठ का मतलब आपको चाहिए वहाँ से मतलब कमेंट करके बताएंगे, हम आपको PDF भेज देंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अब मोमबत्ती के तीनों भाग को क्या करेंगे, वर्णन करें। तो सबसे पहले ज्वाला क्या, बाह्य पदार्थ को जलने के बाद जो बाह्य का पदार्थ जलने के बाद एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, बाह्य का पदार्थ जलने के बाद एक क्षेत्र होता है जिसे हम ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के 3 बाह्य क्षेत्र, माध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला जलते समय उसका 3 क्षेत्र बनता है। एक होता है बाह्य क्षेत्र, माध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं बाह्य क्षेत्र क्या। मोमबत्ती के ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्रों को बाह्य क्षेत्रों कहते हैं। मोमबत्ती के जो ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको बाह्य क्षेत्र कहते हैं। यह नीला क्षेत्र भी होता है, क्या नीला रंग का होता है। यह मोमबत्ती का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ये मोमबत्ती का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। उसके बाद माध्य क्षेत्र क्या है, तो माध्य क्षेत्र क्या, मोमबत्ती के ज्वाल के समय जो होता है मोमबत्ती के ज्वाला के समय क्या था उत्पन्न पीले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, माध्य क्षेत्र कहते हैं। जो मोमबत्ती के ज्वाला के समय क्या उत्पन्न पीले क्षेत्रों को हम माध्य क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, दीप क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या दीप क्षेत्र कहा जाता है। यह माध्य गर्म वाली क्षेत्र होता है। क्या होता है, यह माध्य गर्म वाली क्षेत्र होता है। उसके बाद जो होता है आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती ज्वाला के समय जो होता है सबसे भीतर काला क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। जो मोमबत्ती के ज्वाला के समय क्या होता है सबसे भीतर काला क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। यह अदीप क्षेत्र होता है। यह भी गर्म क्षेत्र होता है। क्या, यह भी गर्म क्षेत्र होता है। उसके बाद जो हम क्या बोलेंगे इसको ईंधन, ये पदार्थ जिससे हम जलने पर क्या हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्त होती है। ये पदार्थ जिसे जलने पर हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्त होती है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, यहाँ से देख सकते हैं ईंधन ये पदार्थ जिसमें जलने पर हमें अत्यधिक मात्रा में क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे गोबर का उपला जो बोलता है उसको, और लकड़ी हो सकता है। उसके बाद कोयला भी हो सकता है इसका उदाहरण। एक आदर्श ईंधन का विशेषताएं लिखे हुए रहे। एक आदर्श ईंधन जो उत्तम माना जाता है तो जो अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। एक नंबर में देख जो सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान कर, जिसका दूसरा जो है जिसका ज्वलन ताप क्या ना तो अधिक हो और ना ही कम हो, मतलब जिसका ज्वलन ताप ना ही सबसे ज़्यादा हो ना ही कम हो उसको। उसके बाद हम जिसका सुगमता पूर्वक हम प्राप्त किया जा सकता, मतलब जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट, जो अत्यधिक मात्रा में उपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ते, मतलब छोड़ते ये क्या होगा, ये छोड़ते हो यहाँ छोड़ इसको क्या होता है, जो अत्यधिक मात्रा में उपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद जो पांचवा है जिसका संग्रह आसानी से हो जाए, मतलब जिसको हम आसानी से संग्रह कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। जिसका परिवहन करना एकदम सस्ता एवं सरल हो। क्या है, सस्ता एवं सरल। तो जिसका जो परिवहन करना है सरल और सस्ता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दहन की दक्षता क्या है, तो उसके यह मापन की राशि है। इसको क्या बोला जाता है, ये मापन का राशि है जिसे हम दहनशील पदार्थ का ऊष्मा ऊर्जा का
पता लगाया जाता है। मतलब ये मापन का एक यह है। इससे हम ये पता लगाते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा कितना पता लगाया जाता है, मतलब कितना ऊर्जा दे रहा है, उसके बारे में हम इसके साथ पता कर सकते हैं। और ईंधन की दक्षता ऊष्मीयमान द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसको क्या के दक्षता ऊष्मीयमान के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। तो इसको ईंधन की दक्षता तुम लोग देख सकते हो क्या है, एक मापन की एक राशि है। क्या है, मापन का राशि है जिससे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ का ऊष्मा ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। दहनशील पदार्थ ऊष्मा ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं ईंधन जो है दक्षता ऊष्मीयमान द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊष्मीयमान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ईंधन की ऊष्मीयमान क्या है, 1 kg ईंधन क्या होता है, 1 kg ईंधन पूर्ण दहन। जो 1 kg ईंधन होता है उसमें पूर्ण क्या होता है, दहन करने पर क्या होता है, जितने ऊष्मा ऊर्जा होती है वही ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाता है। जो 1 kg ईंधन को हम पूर्ण दहन करने पर जितना ऊष्मा ऊर्जा होता है वही क्या है, ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है किलोजूल किलोग्राम होता है, किलोजूल किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ ईंधन जो होते हैं उसका ऊष्मीयमान, कुछ इसका ऊष्मीयमान उसमें। तो यहाँ ईंधन लिखेंगे, ये ऊष्मीयमान किलोजूल में। तो सबसे जो होता है गोबर उपले का, ये कितना आता है, 6000 से 8000 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लकड़ी 17000 से 22000। उसके बाद जैसे कोयले, ये 25000 से 33000 होता है कोयले का। मिट्टी का 45000 होता है। उसके बाद डीजल का भी 45000, पेट्रोल का 50000 होता है, मीथेन का 55,000 होता है, जैव गैसों का 35,000 से 40,000 के बीच होता है। उसके हाइड्रोजन 1,50,000 होता है। इस प्रकार इनका ईंधन सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000। तो यहाँ से सबसे जो अधिक होता है हाइड्रोजन का होता है, और जो सबसे कम होता है वो गोबर के उपले का होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको मतलब नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन को और गोबर को ये इम्पोर्टेंट आ सकता है, तो सभी को थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा उसको। उसके बाद जो है ईंधन के हानिकारक प्रभाव के बारे में। तो ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आदि तेल ही ईंधन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कण को छोड़ते, जो ईंधन के हानिकारक जो प्रभाव है। क्या ईंधन जैसे कोयले, लकड़ी, पेट्रोल को हम लोग जलाते तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कण छोड़ते। अगर कोई ईंधन जलने के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता है, अगर कोई वस्तु को हम जला रहे हैं, अगर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उसमें नहीं प्राप्त हो, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या मिलती है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 निर्माण करते हैं। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, विषैली गैस होता है। जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से CO2 गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है, CO2 गैस निर्माण करते हैं। तो क्या बहुत विषैली गैस पदार्थ होते हैं। इसे सांस द्वारा लेने में व्यक्ति को दम घुटने का मृत्यु हो जाती है। मगर अगर CO2 अत्यधिक मात्रा में किसी व्यक्ति के सांस के द्वारा चला गया तो उसको दम घुटकर उसका मृत्यु भी हो सकता है। उसके बाद जो है देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवाश्म ईंधन। क्या मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होता है अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जब मृत जीव जंतु जो होता है मर जाने के बाद उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अवशेष जो होता है उससे जो प्राप्त होता है उस प्रकार के ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से तुम लोग देखते हैं विश्व उष्णन क्या, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग उसको बोला जाता है। तो ईंधन के जलने पर अथवा पेड़ पौधे को काटने के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। जो ईंधन को जलाने से और पेड़ पौधे को क्या होता है, ईंधन को काटने नहीं सॉरी पेड़ पौधे को काटने से और पेड़ पौधों को काटने से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे हम पृथ्वी की तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का जो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तापमान से क्या होता है, वृद्धि की विश्व उष्णन कहलाता है। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, जैसे तथा पेड़ पौधे को जलाते, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है और वायुमंडल में चला जाता है, जिससे क्या होता है तापमान बढ़, पृथ्वी का क्या होता है जिससे तापमान बढ़ जाती है। इस तापमान से जो वृद्धि के ही विश्व उष्णन कहलाते हैं। उसके बाद जो होता है अम्लीय वर्षा। क्या है अम्ल वर्षा के बारे में, तो अम्लीय वर्षा एसिड रेन बोला जाता है। इसे
जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या था, जीवाश्म ईंधन को जलने से NO2 नाइट्रोस ऑक्साइड तथा CO2 सल्फर ऑक्साइड गैस निकलता है। NO2 और CO2 गैस निकलती है जो वर्षा जल के साथ क्या मिलकर वर्षा जल के साथ में अम्ल निर्माण करते हैं। मतलब NO2 और CO2 वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं और यही क्या होता है, अम्ल वर्षा पृथ्वी पर वर्षा के जल के रूप में आते हैं तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। जो NO2 और CO2 क्या होता है, ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं और ये वर्षा के पानी की सहायता से जब पृथ्वी पर पड़ता आता है तो वही अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा में क्या क्या प्रभाव होता है उसको देखेंगे आगे। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या होता है, वो अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति घट जाती है। उसके बाद यह घर को क्या का ध्वस्त कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है, पेड़ पौधे को नष्ट कर देता है। पेड़ पौधे क्या होता है उसको नष्ट कर देता है अम्ल वर्षा के कारण। और नदी में उपजी जीव जंतु जो होता है अम्लीय वर्षा के कारण क्या छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं। यही अम्ल वर्षा के प्रभाव देख सकते हैं। अगर कोई फसल लगाते उसमें अम्ल वर्षा गिरता है तो फसल को भी नष्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ से देखते जलने के प्राथमिक उपचार क्या है, जलने का जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उससे जले हुए भाग को क्या होता है, उसको जले हुए जो भाग है उसको 20 से क्या 25 मिनट तक जल में डुबा कर रखना चाहिए। अगर किसी भाग में वो जल गया तो उसको 20-25 मिनट तक पानी में डुबा कर रखना चाहिए। उसके बाद जले हुए भाग को सूती कपड़ा से क्या है ढक देना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं उस जले हुए भाग से जैसे केरोसिन यानी बोरोनिल लगाना चाहिए। क्या उस जले हुए भाग में बोरोनिल लगाना, बोरोप्लस उसको भी उसको अगर छोटा मोटा है, अगर ज़्यादा है तो तुम लोग डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना ठीक नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। तो मेन टॉपिक खत्म हो गया तो अभ्यास को देखेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर सही उत्तर को चुनिए। बोला सही उत्तर को चुनिए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है बोल रहा, तो इनमें से सभी होगा। तो जो इसको कोई ये में देख लीजिएगा तुम लोग के बुक में, उसके बाद सभी होगा इसमें आंसर। तो हम डायरेक्ट आंसर को लिखे। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, LPG जो उसमें से है उसमें ग नंबर का आंसर है, उसको हम डायरेक्ट आंसर को लिखा है LPG। उसके बाद यहाँ से देख सकते निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील पदार्थ, तो इसमें भी देख सकते हैं चारों में से एक केरोसिन आएगा, वही दहनशील पदार्थ। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, जो अदहनशील पदार्थ ये तो मॉडल सेट में भी तुम लोग को करा दिए हैं। मॉडल सेट नहीं देखो तो देख लीजिए, टॉप 100 क्वेश्चन कराया है। तो इसको पत्थर जो क्या अदहनशील पदार्थ, किसी पदार्थ को दहन का पोषक पदार्थ क्या है, तो दहन का पोषक पदार्थ भी ऑक्सीजन, बिना मतलब ऑक्सीजन से वो नहीं जलेगा। उसके बाद यहाँ देखते खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा, जो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन किसको माना जाता है, तो लकड़ी को जो है सबसे खाना पकाने के लिए उच्चम ईंधन माना जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थिति को सूची बनाए। दहन की जो परिस्थितियाँ उसको सूची बनाए। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, दहन के लिए ईंधन का होना अति आवश्यक है। दहन के लिए क्या ईंधन का होना अति आवश्यक है, बिना मतलब ईंधन के वो नहीं जलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की सही मात्रा आपूर्ति, ऑक्सीजन की क्या होता है सही मात्रा की आपूर्ति होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं उष्मा देकर ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचाना। क्या होता है उष्मा देकर ईंधन को उसके ताप पर ज्वलन ताप पर पहुंचाना होता है। क्या देकर, ईंधन के ताप। ऑक्सीजन का सही मात्रा भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ उष्मा देकर ईंधन को ताप उसके ज्वालन ताप पर पहुंचाना। उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। बोल रहा है LPG गैस और लकड़ी का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक तरफ LPG लिखेंगे एक तरफ लकड़ी लिखेंगे। तो LPG क्या इसका ऊष्मीयमान क्या बहुत उच्च होता है, लकड़ी ये का LPG गैस का सबसे अधिक होता है। उसके ऊष्मीयमान LPG की तुलना में कम होता है, LPG की तुलना में लकड़ी का कम होता है। उसके बाद जो इसका ज्वालानंग बहुत कम होता है, किसका ज्वालानंग इसका बहुत कम होता है, इसलिए इसे जलने के लिए अधिक ऊर्जा का व्याप्त नहीं करनी पड़ती है। इसका जो ज्वालानंग क्या होता है बहुत कम होता है, इसके ज्वालन बहुत क्या होता है कम होता है।
बहुत कम होता है, इसलिए इसे जलने के लिए अधिक ऊर्जा का व्यय नहीं करना पड़ता। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा इसका लकड़ी का, जिसका क्या होता है ज्वालानांक बहुत अधिक होता है। लकड़ी का क्या ज्वालानांक बहुत अधिक होता है, इसलिए जलने के लिए पहले अधिक ऊर्जा के व्यय करना पड़ती है, इसलिए क्या उसको जलने के लिए अधिक ऊर्जा के व्यय करना पड़ती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते 3 नंबर, यह बिना धुआं के जलती है, जिससे प्रदूषित नहीं होता। जो एलपीजी गैस है वो बिना धुआं का जलता है और इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस जैसा नहीं निकलता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यह धुएं के साथ जलता है। क्या ये धुएं के साथ जलता है, जिससे वायु में क्या होता है प्रदूषित होता है, प्रदूषित बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसका चौथा पॉइंट, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होता। जो एलपीजी गैस को जलाने से कोई विषैला गैस उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद हम जलने पर होता है इसके जलने पर क्या होता है, कम वायु में CO2 उत्पन्न होता है। इसमें जलने पर क्या होता है, कम वायु में क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, सोने और चांदी को पिघलने के लिए स्वर्ण कारक ज्वाला किस क्षेत्रों का उपयोग करते और क्यों। तो मतलब सोने का जो सोना और चांदी को पिघालने के लिए जो स्वर्णाकार होता है सोना वाला, ज्वाला के किस क्षेत्रों का मतलब वो कि ज्वाला के किस क्षेत्रों को उपयोग करते। तो हम लोग यहाँ से देखें सोने एवं चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णाकार जो सोना वाला ज्वाला ज्वाला की सबसे बाहरी भाग को उपयोग करता है। जो सबसे आग का सबसे बाहरी भाग होता है उसको यूज करता है, क्योंकि ज्वाला का अगले भाग का ताप सबसे अधिक होता है। जो क्या होता है सबसे जो अगले वाला भाग उसमें सबसे अधिक ताप होता है, जो कि सोने एवं चांदी को पिघालने के लिए पर्याप्त होता है। जो सोने को और चांदी को पिघालने के लिए पर्याप्त उसमें उसको ये मिल जाता है, आग मिल जाता है। तो उस सबसे वो ऊपर वाला के बाहरी भाग को उपयोग में लाता है। तो उसके बाद जो है हरी, एक क्वेश्चन देख सकते हैं थोड़ा लंबा है लेकिन इसको अच्छा समझाना। हरी पत्तियां जो होती है और ढेर हरी पत्तियां का जो ढेर है उसको जलने में कठिन होता है। जो हरी पत्ती है उसको जलने में कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाई हुआ। तो हरी पत्तियां क्या, तो कच्चा होने के कारण उसको क्या होता है उसमें अधिक मतलब अधिक समय लगता है। और सूखी में क्या होता है उसमें सूखा होता है, उसमें वायु नहीं होता है, तो इसलिए मतलब उसको बहुत जल्दी हम उसको आग लग जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या आंसर में लिखे वो हम अपने में भाषा में बता दें। तो यहाँ देख सकते हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। जो हरी पत्ती है उसको कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है। सूखी पत्ती में क्या बोल रहा है, आसानी से आग लग जाती है, क्योंकि हरी पत्ती में अधिक मात्रा में क्या होता है जल उपस्थित होती है। जो हम तो बताया जो हरी पत्ती में सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित है। जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए ही क्या होता है जलाने के लिए दी गई क्या होता है, जो जलाने के लिए हम उसमें उष्मा जो देते हैं वो अवशोषित करके बाष्पित हो जाता है। मतलब उसमें वो जो उष्मा होता है वो बाष्पित करने में बाष्पित हो जाता है। और क्या पत्तियों का ताप क्या होता है, पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक क्या होता है ज्वलन ताप पर बढ़ने बढ़ने नहीं देता है। इस कारण से क्या होता है हरी पत्तियां तक आग नहीं पकड़ पाती है। तो मतलब वहां तक क्या वो वाष्पित होने में मतलब वो टाइम लगता है। मतलब हरी पत्ती को सूखेगा तब तो जलेगा, तो इस प्रकार से उसको टाइम लगता है। इस कारण से पत्तियां तक आग नहीं पकड़ पाती है। जब क्या होता है जब तक सारा जल वाष्पित ना हो जाए, मतलब जब तक क्या होता है सारा जल क्या होता है वाष्पित ना हो जाए, तो उनका ताप उनके ज्वालानांक तक ना पहुंच जाए। सूखी पत्तियां में क्या होता है तब तक उनका ताप उनके ज्वालानांक तक नहीं पहुंच पाए। सूखी पत्तियों में क्या होता है पानी नहीं होने के कारण, जो सूखी पत्तियां जो होती है उन्हें पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी क्या होता है आग पकड़ लेती है। क्या होता है जल्दी आग पकड़ लेती है, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, बहुत एकदम ना के बराबर होता है, इसलिए उसमें जल्दी आग पकड़ लेती है। क्योंकि इनको जलने के लिए दी गई उष्मा जो होता है उनके ताप पर शीघ्र ही उनके ज्वलन ताप तक पहुंच जाती है। जो उनके मतलब जलाने के लिए जो उष्मा दिया जाता है वो उतनी उनके ज्वलन ताप तक पहुंच जाती है शीघ्र मतलब जल्दी ही, और ये जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से वो जलना शुरू कर देता है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4 kg 4 kg ईंधन है। ये नंबरिकल वाला जैसा है। ये पूर्णतः दहन किया जाए 4.5 kg है, दहन किया गया है तो क्या होगा उसमें जो उत्पन्न उष्मा जो होगा उसमें 1,80,000 किलो जूल है। तो ईंधन का उष्मीय मान निकालने परीक्षित कीजिए। तो ईंधन का उष्मीय मान निकालेंगे तो ईंधन की मात्रा क्या 4.5 kg है
वो उत्पन्न ऊष्मा जो होता है 1 लाख इतना है, तो उस ईंधन उसमें मन उसको ऊपर इसको 8 इसको ऊपर रखे इसको नीचे इसको काटेंगे तो इतना 4,000 आएगा टोटल। कहने से 40,000 आएगा, ठीक ना, इतना 14,000 आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कारण बताइए बोल रहा विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रित पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो विद्युत जो होता है, जल जो होता है विद्युत का क्या होता है, एक प्रकार का सुचालक होता है। अगर हम आग पर नियंत्रित पाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, जो आग होता है जल विद्युत का क्या होता है, एक प्रकार का सुचालक होता है। अगर हम आग पर नियंत्रित पाने के लिए क्या करें, जल का उपयोग करते, जल का उपयोग करते, तो उसमें क्या होता है विद्युत के क्या झटके तथा लग सकते हैं, जो इस कारण भी होता है कि जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए अगर हम आग पर नियंत्रित पाने के लिए जल का उपयोग करते हैं तो उसमें हमें विद्युत का झटके लग सकते हैं। उसका मेन रीजन हम लोग देख सकते हैं, जल विद्युत का सुचालक होने के कारण अगर उसमें विद्युत में हम लोग आग पानी डालेंगे तो हमें झटका महसूस होता है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं जो दूसरा वाला एलपीजी लकड़ी का अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी लकड़ी से क्या बोले, एलपीजी के सबसे अच्छा ईंधन है। तो उसको वर्णन करेंगे तो एलपीजी उष्मीयमान लकड़ी से बहुत अधिक होता है। लकड़ी के मतलब उसके कंपेयर में मतलब एलपीजी का अधिक मात्रा बहुत अधिक ये होता है। इसका क्या जो ज्वालानंग जो होता है कम होता है। इसका जो ज्वालानंग क्या होता है कम होता है। यह प्रदूषण खराब नहीं करता, यह प्रदूषण जो होता है ये खराब नहीं करता, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, जबकि लकड़ी को जलने पर बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित होता है। इसमें मतलब उसमें अगर लकड़ी को हम जलाते तो वो प्रदूषित करता है वायुमंडल को। इसलिए हम एलपीजी जो होता है, एलपीजी और लकड़ी से अच्छा ईंधन है, मतलब एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन माना जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो नेक्स्ट जो 8 नंबर को समझाए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को किस प्रकार मतलब नियंत्रित करता है। तो बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग, जैसे बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे में आग अगर लगता है तो नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर करते हैं। एक तुम लोग देखेंगे अगर पेट्रोल पंप जाते हैं तो एक प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ एक टंकी रहता है, उसमें भी CO2 गैस होता है। उसकी सहायता से हम लोग मतलब आग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिजली उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लगी आग को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है एक अच्छा अग्निशामक है। क्या एक अच्छा अग्निशामक है CO2। ऑक्सीजन CO2 को भारी होने के कारण कंबल की तरह आग को क्या लपेट लेती है। अगर मतलब ऑक्सीजन को क्या होता है CO2 को ये का ऑक्सीजन उसमें अगर आग लगा है तो हम उसको मतलब ऑक्सीजन को मतलब हटाने के लिए उसका संपर्क तोड़ने के लिए उसमें कंबल ढक देते हैं, आग को लपेट लेते हैं और क्या होता है ऑक्सीजन की संपर्क तोड़कर आग को हम बुझा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिजली के उपकरण के पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को आग को लागी नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। क्या है CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। और CO2 ऑक्सीजन जो होता है CO2 से भारी होने के कारण कंबल की तरह आग को लपेट लेता है। क्या कंबल की तरह लपेट लेता है और ऑक्सीजन संपर्क क्या होता है तोड़कर आग को बुझा देता है। इस प्रकार ऑक्सीजन तोड़ को वो आग को बुझा देता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या जंग लगने के लिए पराक्रम दहन कहा जा सकता है। विवेचन कीजिए बोल रहा है, तो क्या जंग लगने के पराक्रम को दहन कहा जा सकता है। तो दहन की रासायनिक प्रक्रिया, जो दहन होता है वो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिससे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है। जो क्या होता है ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते क्या होता है। जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान क्या धातु के साथ वो ऑक्सीजन क्या होता है अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती, क्या होता बना धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऑक्साइड बनाती, लेकिन ऊष्मा नहीं देती। क्या ऊष्मा नहीं देती, इसलिए हम कह सकते कि इसलिए हम जंग लगने की पराक्रमा को दहन नहीं कर सकते। इसलिए हम जंग लगने की पराक्रमा को दहन नहीं कर सकते हैं।
यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं मोमबत्ती का ज्वाला की चिन्हित चित्रों को बनाया गया है। तो सबसे गर्म भाग इसको बोला जाता है, ऊपर भाग तो पेंसिल से बनाया हुआ है इसलिए अच्छा से शायद तुम लोग को नहीं देखे, थोड़ा और नीचे करते हैं। देखो गर्मी भाग इसको बोला जाता है, इसको जो बोला जाता है माध्य भाग पीला को बोला जाता है, ये बाह्य क्षेत्र बोला जाता है नीला भाग को, ये बीच वाला को काला क्षेत्र बोला जाता है आंतरिक, और सबसे कम गर्म ई वाला बोला जाता है, सबसे कम वाला। तो यहाँ से तुम लोग फिगर देख सकते हैं, तो इसको किताब में देखकर बना लीजिएगा। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि बोला समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से हमारे शहर का प्रदूषण किस प्रकार से हम कम हुआ। मतलब हम लोग अगर पेट्रोल और डीजल को बढ़ाते हैं, अगर पेट्रोल की जगह हम सीएनजी का उपयोग करेंगे तो हमारे जो वातावरण में प्रदूषण है किस प्रकार में मतलब हम लोग क्या करते कम हुआ है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं किसी भी प्रकार में विषैली गैस उत्पन्न नहीं करती है। मतलब सीएनजी जो होता है किसी प्रकार का विषैली क्या नहीं उत्पन्न करती है, गैस उत्पन्न नहीं करती है, इससे हम वातावरण में प्रदूषित नहीं होता है। जबकि जो डीजल और पेट्रोल का उपयोग से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। क्या होता है, डीजल पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। कार्बन विषैली गैस उत्पन्न होती है जो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है। और CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 12 नंबर पानी से भरा कागज का काप जो होता है, पानी का भरा कागज का काप ज्वाला के ऊपर रखने पर काप क्या होता है, जलता नहीं। क्यों नहीं जलता है बोल रहा है, जलने के ऊपर रखेंगे पानी से भरा ज्वाला का तो उसमें क्यों नहीं जलता है, तो उसके रीजन देखेंगे आगे। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जब कागज जो होता है, कागज का तापमान बढ़ता है, जो कागज का तापमान बढ़ता है तो उसमें उपस्थित जल उसे सोख लेता है। क्या होता है, उसमें उपस्थित जल उसको सोख लेता है, क्या करता है, उसको सोख लेता है और स्वयं बाष्पीकृत हो जाता है। स्वयं क्या हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। जब तक काप का संपूर्ण जल बाष्पीकृत नहीं होता, जब तक वो जो काप में भरा हुआ उसमें बाष्पीकृत नहीं होता, तब तक कागज का तापमान नहीं बढ़ता। तब तक क्या होता है, कागज का तापमान नहीं बढ़ता है और ज्वलनांक तक नहीं पहुंचता, और ज्वालानांक तक क्या होता है, नहीं पहुंचता है। फलस्वरूप कागज ज्वाला के ऊपर रखने पर नहीं जलता है। इस कारण मतलब क्या होता है, कागज ज्वाला के ऊपर रखने पर नहीं जलता है। इसका मेन रीजन देख सकते हो, मतलब पानी रहता है ना, इसी के कारण मतलब वो नहीं जलता है। तो यहाँ से तुम लोग इसको लिख लिया। चैनल में पहली बार आए तो इस प्रकार से मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्वेश्चन आंसर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो भी बहुत जल्द आएगा, और संडे को मॉडल सेट कराता हूँ। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। तो इस चैनल में आपको साइंस का जितने भी मतलब मेन टॉपिक है, मेन मतलब जो भी मतलब आपको आवश्यकता है सब मिलेगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से, नहीं तो इंस्टा में तुम लोग मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कौन पार्ट का आपको वीडियो चाहिए, उसी पार्ट का बना देंगे। तो धन्यवाद।